हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि एनसीईआरटी की आपकी जो सीरीज चल रही है ना, एनसीईआरटी ये 6 to 12 तक का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। इसमें क्लास 6, 7 और 8 का हमने करा दिया है सारी चीज़ें। और क्या क्या करा दिया इसमें, जो ज्योग्राफी हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, और ज्योग्राफी का ये लास्ट टॉपिक है मानव संसाधन। हम इसको इन्वायरमेंट में ही रख सकते हैं ज्योग्राफी में। क्लास 8 का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, 6 to 8 तक पॉलिटी भी कर लेंगे। तो देखिए आज की क्लास से मानव संसाधन, अगर चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करे और रैंकर मेकर के साथ जुड़े रहेगा। आपको यहाँ सारा एनसीईआरटी 6 to 12 तक का कंप्लीट मिलेगा। मॉक टेस्ट भी मिलेंगे यहाँ पे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मानव संसाधन मतलब आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, इनके बारे में हमें रीड करना है। देखते हैं। लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। क्या होता है? लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जो लोग हैं वही है, ह्यूमन है, वही आपके संसाधन सबसे बड़े हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। जब जो चीज़ हमें उपयोगी है वो प्रकृति की देन हो जाएगी। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं। जिस चीज़ की हमें जो भी आवश्यकता है उसको, जो जिससे हम उसके सहूलियत बना सकते हैं, संसाधन बना सकते हैं, उसको परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। क्या करते हैं? स्वस्थ लोग हों, शिक्षित हो, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। जिसे और सारे संसाधन समान रूप से वितरित है, लेकिन अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर पर आयु और लिंग में से एक दूसरे से भिन्न है। ये उनकी संख्या और लक्षण भी बदले रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखो एक स्कूल है, इसमें एक पिक्चर बनी है। लिखा है यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं, बताइएगा। तो अच्छा, पहले ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? तो मेरे विद्यालय में 500 बच्चे, मेरे गांव में 1000 बच्चे। तो अलग अलग समुदाय हो रहा है ना, एक एक कैटेगरी हो रही है। कहीं 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, शहर में और हो जाएंगे। अब वो मैडम कह रही है कि 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इसका संख्या को आप कैसे लिखेंगे तो बताना है। तो विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं, इन्होंने ये बताया। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो थी, PKVY, वो 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार युक्त कौशल की युक्ता को प्रोत्साहित करना है। कहता है कि यहाँ पे पहले हम गुणवत्ता देंगे, उनको कौशल विकास के थ्रू सिखाएंगे, और उसके बाद उनको युक्ता को प्रोत्साहित करेंगे और उनको रोजगार प्रशिक्षण देंगे। तो ऐसा था, कहीं किसी को कुछ नहीं मिला मोदी जी के। तो जनसंख्या के वितरण की अगर हम बात करें, का वितरण कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। जनसंख्या का वितरण, तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसको हम जनसंख्या वितरण के रूप में कहते हैं। तो विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास है। मतलब जो पृथ्वी टोटल है उसका 30% भाग पर क्या है, लोग रहते हैं। हम बोल सकते हैं जनसंख्या वितरण। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। घने मतलब बहुत बहुत कंजेस्टेड एरिया, कहीं कोई विरल है मतलब दूर दूर लोग बसे हैं। दक्षिण और हम दक्षिण पूर्वी एशिया की अगर बात करें, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र है। क्या कौन कौन सा? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तरी पूर्वी उत्तर अमेरिका, ये घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय और क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। कहाँ कम रहते हैं? उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय है, मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है। कहाँ ज़्यादा रहते हैं? तो दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, उत्तरी पूर्वी अमेरिका हो गया, इन सब में लोग ज़्यादा रहते हैं। विषुवत वृत्त की बात करें तो विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा, ध्यान देना, विषुवत वृत्त की दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। दक्षिण में क्योंकि आप नीचे जाएंगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, अंटार्कटिका हो जाएगा। तो उत्तर में इसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। तो विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों में, एशिया
अफ्रीका। 3/4 लोग इन्हीं दो, हाँ, आपके महाद्वीपों में बस जाते हैं। तो वो है एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। अब केवल 10 देश हैं, उसी में 60% लोग हो गए। इन सभी देशों को 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या नीचे से देखते हैं किसकी, चीन की है ना। हाँ, अब एक देखो, ये पुराने 2021-11 की जनगणना के हिसाब से सेंस दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा चीन दिखा रहा है, 138 करोड़ लगभग उस टाइम पे था। और भारत 121 करोड़ के लगभग थे। ऐसे ही आपका फिर, तो पहले चीन फिर भारत यूएसए। अब तो हो सकता है नए, अब पुराना डेटा ही देखना, नया डेटा आएगा तो भारत आगे निकल भी जाएगा, बट ऐसे भी ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट की वो अनाउंस नहीं हुआ है। तो चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान, ये 10 कंट्री हैं जिसमें 60% जनसंख्या इसी में रहती है। अगर हम अपने यूपी की बात कर लें तो यूपी यहाँ पे 6वें नंबर पे आ जाता है। कि चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और जस्ट ये ब्राज़ील के बाद है। अब 6वें नंबर पे ब्राज़ील के बाद यूपी की पोजीशन आ जाती है। मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान, इन सबसे ज़्यादा हमारे एक स्टेट की, यूपी की जनसंख्या है। तो साइड में थोड़ा देख लेते हैं इधर क्या लिखा था। ये विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में से है, क्या लिखा है, एशिया में रहते हैं येलो कलर के लोग हैं, ढेर सारी जनसंख्या होगी ना। यूरोप में रहते हैं ये वाले, तो इसको दिखाया गया। फिर अफ्रीका वाले हैं, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में रहने वाले ब्लू कलर के, उत्तर अमेरिका में रहते हैं रेड कलर के। तो कम संख्या होती जा रही है। ओसे ओसे ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहने वाले ये लोग, ये दिख रहा है ग्रीन वाला। महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या को डिवाइड किया गया था। तो इसमें लिखा है कि यहाँ सेट में चित्र नंबर 5.1 का अध्ययन कीजिए और खोजिए कि विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या है। निम्न के अनुसार जनसंख्या है। केवल 5%, केवल 13%, केवल 1%, 12%। तो आपको ये बताना है। तो विश्व की घनी आबादी वाले देश, विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित किया गया। कि आप जानते हैं भारत की जनसंख्या औसतन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भारत का है। वही हम अगर यूपी की बात करेंगे तो बताएंगे अभी यूपी का आपको, विश्व का देख लीजिए। तो भारत के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। क्या होता है जनसंख्या घनत्व? तो एक पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में, एक पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक पृष्ठ समझ, एक जगह पर रहने वाले एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। क्या होता है? या प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51% प्रति 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर संपूर्ण विश्व की बात करें, संपूर्ण विश्व का जो औसत घनत्व निकाल लें, जैसे भारत में 382 निकाला तो पूरे विश्व का निकालेंगे तो 51 मतलब 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में। कहाँ पे? दक्षिण मध्य एशिया में। इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया होगा, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ बातें कर रहे हैं, देख लेते हैं। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है। लेकिन जब यह विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। समझिए, क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। कंडीशन थी इसकी। बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं। तो चित्र 5.2 को देखकर पता लगा कि इनमें से कितने देश एशिया में हैं और संसार का मानचित्र पर उन्हें विभिन्न रंगों से चिन्हित कर। चलिए हम बताते हैं उसको आपको कौन कौन से हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो भौगोलिक कारक पहले हम देख लेते हैं। भौगोलिक कारक क्या है? स्थलाकृति होनी चाहिए। स्थलाकृति क्या है? लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती और विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान जो विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र में है, जबकि एंडीज और अल्पास हिमालय ऐसे पर्वत हैं विरल बसे हुए हैं। तो कोई भी नहीं बसा, एक आध आदमी कहीं मिल गए तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं। लेकिन गंगा का मैदान देखेंगे, ब्रह्मपुत्र का नदी का मैदान देखेंगे, यहाँ क्योंकि जल संसाधन है, खेती कर सकते हैं लोग, है ना, क्रियाकलाप कर सकते हैं, विनिर्माण कर सकते हैं, इस वजह से लोग जाना बसते हैं। जलवायु के बारे में देखते हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सारा, मारुस्थल,
रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। तो जलवायु क्या है? लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। ठीक है, ठंडे भी स्थान से बचने से बचते हैं। हाँ, बर्फ रहेगी कहाँ से कुछ कर लेंगे। मृदा की बात करें तो उपजाऊ मृदा, ध्यान देना टॉपिक है, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगकांग चीन, हांग हांग हावांग ही, चोंगचियांग, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जहाँ भी नदी क्षेत्र, नदी बेसन है, वहाँ पे लोग घने बसे हुए हैं। तो क्या कहता है, भारत का गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग ही, चांगजियांग, तब मिस्र में नील नदी। जल की बात करें, जल लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल मतलब खारा पानी आसानी से ना हो, मतलब सिंपल सा ऐसे बोले, खारा पानी जहाँ ना हो या अलवणीय पीने योग्य जल हो, आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। क्या है? विश्व की जो नदी घाटियां हैं वो घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल कैसे हैं? विरल। ये मरुस्थल में कौन रहने जाएगा? घनी घाट, इसमें नदी घाटियों में ही लोग रहेंगे तो घनी बस्ती हो जाएगी वहाँ पे। खनिज की बात करते हैं, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी दक्षिणी अफ्रीका कि हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। समझ रहे हो? दक्षिण अफ्रीका में जो हीरे की खान मिले तो वहाँ लोग रहने लगे, मध्य पूर्व में तेल की खोज हुई तो इन क्षेत्रों में भी लोग रहने के लिए प्रेरित हो गए। लगा ऐसे यहाँ कोई नहीं रहता था। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। क्या देखना है? सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में जैसे ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार औद्योगिक क्षेत्र दोनों ही पाए जाते हैं, इस वजह से लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। सांस्कृतिक कारक की बात करते तो धर्म हो गया और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते, जैसे वाराणसी हो गया, एरूशलेम हो गया, एरूशलेम है ना, वेटिकन सिटी हो गई, सबसे छोटी जो वेटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण है, सांस्कृतिक ये स्थल है इस वजह से। चलिए सामाजिक कारक की बात करते हैं। सामाजिक कारक क्या है? तो सामाजिक कारक अच्छे आवास होना चाहिए, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए जैसे पुणे, पुणे क्या है? तो ये अच्छा शहर है ना। तो सामाजिक कारक ये हो सकते हैं, अच्छे आवास मिले वहाँ रहने के लिए, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हो, तथा घने बसे क्षेत्र होते हैं। ये उदाहरण के लिए जैसे पुणे है। जनसंख्या परिवर्तन को देखते हैं, हेडिंग बाई हेडिंग देखना, अच्छे से डिफाइन करके चलना। जनसंख्या परिवर्तन की बात करें तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन से है। लोगों की संख्या में जो परिवर्तन आता है, तो विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसे चित्र नंबर 6.3 में हम लोगों ने दिखा। क्योंकि क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की जनसंख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि सन 1800 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। तो बड़ी संख्या को बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ उस समय उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, तो मृत्यु दर भी तेज थी और जन्म दर भी तेज थी। लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था और किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। फिर हम सन 1804 की बात करते हैं कि 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई और 150 वर्षों के बाद जब 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई। समझ लियो देखो कैसे बढ़ रही है। फिर इस प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? तो जो 1804 से लेके 150 वर्षों के बाद जब 1959 में विश्व की जो जनसंख्या 3 अरब हो गई थी, इसी को जनसंख्या विस्फोट का। फिर अगर हम बात करें 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी हो गई, मतलब 30 ही वर्ष से कम से, ये 3 अरब थी अब 6 अरब हो गई है। समझना इस वृद्धि का मुख्य कारण
खाद्यापूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर में कमी हो गई थी। खाना मिलने लगा अच्छे से पेट भर के, और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो गई। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक था, पैदाइश बच्चे भी पैदा खूब हो रहे हैं। चलिए, तो जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जो जन्म होते हैं उन्हीं को जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। अगर 1000 जो बच्चे पैदा हुए उसमें से कितने बच्चे हैं जीवित हैं, उनको ही आधार पर हम जन्म दर को मेजर करते हैं। मृत्यु दर क्या होती है? मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्युओं की संख्या कहते हैं। 1000 दर पर कितने लोग मरे हैं, तो मृत्यु दरों की संख्या हो गई। ओके, इसी में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। कोई कहीं आ जा रहा है तो उसको प्रवास कहेंगे। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। क्या है? जन्म होना मृत्यु होना ये प्राकृतिक कारण है भैया, कुछ नहीं इसमें। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कह रहा है कि एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ध्यान देना, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? एक देश में जो बच्चे जन्म हुए, उनकी मृत्यु हुई, उसके जो अंतर है दोनों के बीच का, उसी को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो विश्व में, हाँ मैप में अभी बता देंगे, विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना। तो प्राकृतिक वृद्धि दर मतलब जन्म दर भी बढ़ा, मृत्यु दर भी बढ़ा। नहीं, जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर था यही ज्यादा बढ़ा, इसी वजह से हम कह सकते हैं इनका प्राकृतिक वृद्धि दर तीव्रता से बढ़ा। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उसको हम उत्प्रवासी कहते हैं। देखो ध्यान देना, प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उत्प्रवासी। वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं। ध्यान देना वर्डों को, जो लोग देश को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे अप्रवासी कहलाएंगे। वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, तो उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। और जो लोग देश में आते हैं, देखो पहले क्लियर कर लो यहाँ से, जो लोग देश में आते हैं इधर से, ठीक है। अप्रवासी वे लोग जो होते हैं वे जो देश में आते हैं अप्रवासी। उत्प्रवासी जो वे लोग जो देश को छोड़ते हैं, बस ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव हुआ। वहाँ के लोग चले गए भैया, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति है। क्या है सामान्य प्रवृत्ति? यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में जाते हैं। कि शहर से गांव में आए, जिले में आए, जिले से और बड़े शहर में, बड़े शहर से और औद्योगिक नगरी, है ना, ऐसे पहुंच जाना। तो विकसित राष्ट्रों के अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। यही लिखा। चलिए थोड़ा पीछे जो पॉइंट रह गए थे उनको देख लेते हैं। शॉर्ट में लिखा रहता है तो ब्रैकेट में शॉर्ट करके अभी जनसंख्या परिवर्तन के प्रारूप बताएंगे। देखो अप्रवास लिखा, जब व्यक्ति नए देश में जाता है अप्रवास कहलाता है। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, मतलब हम अगर एक देश छोड़ के जा रहे हैं तो उत्प्रवास हो गया। जब व्यक्ति नए देश में जाता है, अगर हम वहां जहाँ पहुंच गए उसके लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो अप्रवास। ठीक है। हाँ, जैसे गाँव छोड़ के आए तो हमारे लिए क्या हो गया? उत्प्रवास हो गया। अब हम इलाहाबाद आके रह रहे हैं वही प्रयागराज में, तो अप्रवास ही है हमारे लिए। सिंपल सा तरीका। तो क्या था पॉइंट? जीवन प्रत्याशा क्या है? यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। जैसे अभी इस टाइम पे आई थिंक 67 महिलाओं की ज्यादा हो गई। देखो पुरुषों से 1.5 साल ज्यादा महिलाएं जी सकती हैं, स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये आपका मिलियन से, देखो ये जनसंख्या कैसे बढ़ी है। 500 ईस्वी पूर्व में इतनी 100 मिलियन थी ना, फिर जीरो पे आए, फिर 1000 ईस्वी पूर्व 265 मिलियन। तो ऐसे इस टाइप से हम देख रहे हैं कि 2025 तक ये कितनी पहुंच जाएगी जनसंख्या? ये आ गई है 8525 मिलियन जनसंख्या। 1999 तक 600 मिलियन थी। ठीक है। ये जनसंख्या वृद्धि, अगर मृत्यु दर कम हो रही है और जन्म दर बढ़ रही है तो मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्या कहलाती है?
मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना, मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा होना, बूढ़े लोग कम मर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही। जन्म दर और मृत्यु दर, मतलब जनसंख्या स्थिर की बात करें तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर रहे, मतलब समान रहे, उसको जनसंख्या स्थिर कहते हैं। जनसंख्या में कमी की बात करेंगे तो जन्म दर कम हो जाएगी, मृत्यु दर बढ़ जाएगी, तो जनसंख्या दर से मृत्यु दर का अधिक होना ही जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप देख लेते हैं क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में लगभग अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, हर देश में अलग तरीके से बढ़ रही है, किसी कोई अपने यहाँ पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगाए, बच्चा 2 बच्चे ही अच्छे, इस टाइप की चीन की नीति थी, फिर उन्होंने इसको खत्म किया, बोले क्योंकि वहाँ बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही थी, युवाओं की कमी आ रही थी। तो यद्यपि कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, ओवरऑल ठीक कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कहीं नहीं हो रहा, कहीं 4-4, 5-5, 6-6 पाकिस्तान जैसे यहाँ पैदा हो रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ी रही। ओवरऑल तो दुनिया की जनसंख्या बढ़ी रही ना। तथापि सभी देशों को यह वृद्धि अनुभव अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर तो कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है ना, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। तो जन्म दर अधिक होगी तो वृद्धि दर तो बढ़ेगी। तो अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, यूके की, निम्न जन्म दर है, मतलब बच्चे कम पैदा और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि की दर मंद है। जन्म दर कम है तो मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर में मंद है, कमी है। ये है वर्ल्ड का मैप, और इसमें देखते हैं क्या दिखा गया। छोटा तो नहीं हो रहा, चलिए ठीक है। ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है अति उच्च, मतलब 3% या अधिक होना, वो चीज दिखाएगी तो 3% लोग हैं। उच्च दर की बात, मतलब यहाँ इस एरिया में 3% ही लोग पाए जाते हैं ब्लू पार्ट में। और उच्च मतलब जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, यहाँ से 2 से लेकर 2.9% तक लोग रहते हैं, जो प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर है वो बता रहा है। और हल्का सा जो लाइट कलर हो जाएगा, आदर्श लिखा है ना, 1 से लेकर 1.9 तक, तो ये इतनी जनसंख्या यहाँ पे आ जाएगी। फिर थोड़ा सा येलोनेस में आएंगे, निम्न 0.9 या कम होना इससे, और 0 बिल्कुल से आपका हास वाला हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जहाँ कोई नहीं रहता वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या संगठन, चलिए देखते हैं। जनसंख्या संगठन की बात करें तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर को कुछ अंतर नहीं पड़ता है। ध्यान देना क्या कह रहा है, जनसंख्या संगठन क्या है, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए जैसे बांग्लादेश और जापान, है ना, अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है ना। बांग्लादेश तो जापान, लेकिन जापान बांग्लादेश से काफी अधिक विकसित देश है। चलिए, तो एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु है, लिंग है, साक्षरता स्तर और स्वास्थ्य दशाओं, हम बोल सकते हैं व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। क्या जानना आवश्यक है, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। क्या है, जनसंख्या जो संगठन है जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। तो ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर बनी है कि एक महिला है, वो कह रही कि मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, ये इंजीनियर दिख रहा है। एक लेडी कह रही मैं घर की देखभाल करती हूँ, तो महिला है, हाउस वाइफ होगी। मैं किसान हूँ, तो ये किसान आदमी है, खेती करता होगा। मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध करती हूँ, तो ये डॉक्टर नहीं होगा। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, म्यूजिशियन होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव संसाधन है, मानव संसाधन के रूप में उनका योगदान है, कुछ ना कुछ वो काम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं। तो ये जनसंख्या संगठन के द्वारा हमें पता चलता है कितने पुरुष कितने स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय क्या है, क्या स्तर है,
और स्वच्छ दशाएं कैसी हैं? एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो ये बताता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है। क्या? कुल जो जनसंख्या है विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है। उदाहरण जैसे 5 से 9 साल के वर्ष है ना, 10 से 14 साल के वर्ष के लोग। कुल जनसंख्या प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित होती हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे है, निचले भाग जो है निचले भाग में दिखाई गई है, और यह जन्म के स्तर को दर्शाती। ऊपर का आकार वृद्धों लोगों को 65 वर्ष से अधिक की, अभी बताते हैं मैप के थ्रू, दर्शाता है। मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित की बात करें तो युवा आश्रित ये 15 वर्ष से कम आयु के होते हैं, युवा आश्रित कहलाते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी कवर होगा। वृद्ध आश्रित लोग होंगे वो 65 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, 59 से बताया जाता है प्लस वाले, यहाँ पे 65 है तो 65 ही मानना। आयु आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आने वाले कार्यरत जो वर्ग होंगे वो 15 से 65 वर्ष के लोग कार्यरत होंगे। लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में इनको रखा गया है। ठीक है। एक जनसंख्या का पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर पर दोनों ही ऊंचे हैं। मान लीजिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, तो आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया। अभी बताते हैं आपको, क्या सारी चीजें दिखाई गई बताते हैं। चलिए इसको देखते चलते हैं साथ में, तब ठीक रहेगा। तो ये हम लोगों ने रीड कर लिया, ये हो गया था ये वाला पिरामिड। तो ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला एक आरेख है, यह जनसंख्या पिरामिड है। देखते हैं, देखो आयु वर्ग दी गई ना, 0 से 4 वर्ष के लिए आयु वर्ग ये है। पुरुष और स्त्री को, रेड वाला है वो स्त्री है और पुरुष है ब्लू वाला। 5 से 9 तक आपके यहाँ पे है, इतनी स्त्रियां हो गई इतने पुरुष, तो कहीं ना कहीं उनको क्लासीफाई किया गया। फिर एज 60 से 64 वर्ष के ऊपर जैसे कम होते जा रहे हैं, मतलब बच्चे ज़्यादा हैं। 5 से 9 साल सबसे ज़्यादा बच्चे पे, 5 से 9 साल वाले पे लोग आएंगे, 10 से 14 वाले पे, 15 से 19 वाले। फिर धीरे धीरे देख रहे हैं एज बढ़ती जा रही, तो ये भी बढ़ते कम होते जा रहे हैं। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य, हम तीनों देशों का अध्ययन करते हैं। वाय वाय क्या है? ये एक देश में पुरुष और स्त्रियां की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया गया। चलिए ये देखो, ये केन्या का पिरामिड अभी हम लोगों ने रीड किया। तो केन्या के पिरामिड में क्या है कि 0 से 4 वर्ष के लिए जैसे चीज़ों को दिखाया गया, ऊपर जाके ये सकरा हो रहा है, नीचे बढ़िया फैला हुआ था। तो 75 वर्ष की आयु तक के यहाँ लोग दिखाए गए और वो कम होते जाते हैं। तो 0 से 4 तक काफी लोग हैं, फिर 5 से 9 तक कम हो गए, 10 से 14 यहाँ भी कम हो रहा है। तो पिरामिड ऐसा बन रहा है कि ये ऊपर जाके कम होते हैं। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा 0 से 4 तक लेके 5 से 9 तक, है ना, 10 से 14 तक, ये थोड़ा सा सिमिलरिटीज इसमें देख रही है, कम धीरे धीरे घट रहे हैं लोग। ठीक है। चलिए, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में या कम हो रही हो, युवा युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु पौणावस्था तक जीवित रहते हैं। शिशु कहाँ तक? शिशु हैं जो पौणावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षा अधिक है, इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। तो चलिए इसको देखते हैं। जापान जैसे देशों में, ये भारत का पिरामिड वाला है। जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है, नीचे इधर देखेंगे, देखो ये है, और फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, इस टाइप से। तो रीड कर लेते हैं। जापान जैसे देशों में आधार पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही और आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। जो कुशल है ना,
उत्साही है, आशावादी है, तो ये किसी राष्ट्र के सकारात्मक दृष्टिकोण होंगे आपके भविष्य। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा संसाधन है, उन्हें योग एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना। चलिए, तो ये आपका ये यहाँ पे हमने फिनिश किया है। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे, इसको बताते हैं क्या क्वेश्चन आंसर है, क्या क्या पूछे गए आपके सामने लिखे हुए हैं। तो रीड करते जाइए, आंसर देते जाइए। अभी पढ़ तो लिया ये। लिखा है कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, बता दीजिए भैया क्या क्यों समझा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। हम बोल सकते हैं कि लोगों को संसाधन इसलिए हम बोल सकते हैं समझा जाता है क्योंकि मानव अपनी जो आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध जो वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है कि नहीं। जो भी प्रकृति में है कच्चा ऐसे मिला उसको, फिर उसको कहीं लोहा बनाया, कहीं कुछ बनाया, पत्थर से गिट्टी बनाया, सीमेंट बनाया, तो इस संसाधन बना दिए। सेकंड क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है, तो बताइए। अब एक तो सिंपल सा है कि भौगोलिक कारक वो भी हो सकते हैं, स्थलाकृति भी हो सकती है, जलवायु है, मृदा है, जल तथा खनिज आदि सब कुछ हो सकता है। आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र हो सकता है, रोजगार हो सकता है, बड़ी संख्या में लोग क्षेत्रों में आकर बसते भी हैं। सांस्कृतिक कारक भी हो सकता है, सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। सामाजिक कारक जैसे अच्छी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं क्षेत्रों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि गाँव से शहर की ओर भागते हैं कि नहीं। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि मृत्यु दर में कमी है। अच्छा स्वास्थ्य हो गया है तो मृत्यु दर में कमी हो गई है। खाद्य आपूर्ति में सुधार हो गया। अब खाने को पहले लोग भूखे रहते थे, एक टाइम खाना खा रहे, नहीं खा रहे तो ऐसे ही रह रहे, थोड़ा कुछ मिल गया, अब खाना भी मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो गया है ना, हर जगह ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल खुल गए हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर है, समझ रहे हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या बताया था डेफिनेशन, जो जन्म लेने वाले और मृत्यु वाले के बीच का जो अंतर, प्राकृतिक वृद्धि दर। प्रवास भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए, तो बताइए। दो कारक बता सकते हैं। जन्म दर, जैसे हम प्रति 1000 व्यक्ति एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है। मृत्यु दर, जैसे हम प्रति 1000 व्यक्ति एक वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मापा जाएगा। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, तो जनसंख्या संगठन की बात करें तो जनसंख्या संगठन किसी देश का जो जनसंख्या विन्यास अथवा हम बोल सकते हैं संरचना है, जिसमें हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आयु हो गया, लिंग हो गया, अनुपात है, साक्षरता स्तर क्या है वहाँ का, स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं, व्यवसाय, आय व्यय, ये स्तर कैसे है। तो जनसंख्या संगठन जानने की विधि जनसंख्या पिरामिड से हमें पता चलती है। जनसंख्या पिरामिड भी देख लेते हैं क्योंकि उसने पूछा जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो पिरामिड यह जनसंख्या के जो सांख्यिकीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है। क्या है सांख्यिकीय, मतलब गणितीय रूप में बोल सकते हैं, नंबर में प्रदर्शित करने की एक विधि। या जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायक है। जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है। इससे कुल जनसंख्या से लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए यह क्रमशः पौड़ों एवं वृद्धों की जनसंख्या को दिखाता है। देश की आश्रित एवं क्रियाशील जनसंख्या को भी दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कुछ और क्वेश्चन दिए गए सही कुछ चिन्हित करना है, सही गलत बताना है। तो लिखा है इसमें कि जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य, थोड़ा कर देते हैं क्या। तो जनसंख्या वितरण से शब्द से क्या तात्पर्य भैया बता सकते हैं, इसका सीधा सा हो जाएगा किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। तो ये हमारा जनसंख्या वितरण का हो जाएगा, कौन लोग कैसे रह रहे हैं। वे तीन मुख्य कारक कौन से हैं जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है, बताइए कौन से वो मुख्य कारक हैं भैया। वो एक तो मृत्यु हो जाएगा आपका, जन्म मृत्यु और प्रवास, लखा वाला है ना। जन्म मृत्यु प्रवास, ये तीन मुख्य कारक हैं जिनमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कितनी हो गई थी, 6 अरब। ओके, नेक्स्ट जनसंख्या पिरामिड क्या है, अभी लोग पढ़ के आए हो। क्या है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का जो आलेखीय निरूपण, कहाँ लिखा, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा करना है, तो कर दीजिए। क्या लिखा है? विरल, अनुकूल, प्रति, कृत्रिम, उर्वरक, प्राकृतिक, चरम, घना, ये सब लिखा है, इसको इनमें यूज करना है। तो हम सीधे बोलते जाते हैं, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब वो है घना, बसा हुआ बन जाता है। ठीक है, क्लियर होगा। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर जमीनें आती हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप, है ना। तो लिखा है कि जिस समाज में 15 वर्ष से आयु आयु से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत बहुत कम लोग हैं, तो उस समाज की विशेषता का वर्णन करें। तो क्या विशेषता हो सकती है भैया? तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो जैसे हिंट संकेत दिया है कि विद्यालय की आवश्यकता, पेंशन स्कीम, शिक्षक, खिलौने, पहिएदार कुर्सी, श्रम आपूर्ति, अस्पताल। तो 15 वर्ष से कम आयु की जो आयु के बहुत से लोग हैं, है ना, विद्यालय की आवश्यकता अधिक है क्योंकि बच्चे अधिक हैं। शिक्षा, शिक्षक की अधिक आवश्यकता होगी, खिलौने की अधिक आवश्यकता होगी, अस्पताल की कम आवश्यकता होगी, पहिएदार कुर्सी की कम आवश्यकता होगी क्योंकि बच्चों के हिसाब से बताना हमें, पेंशनर्स की कम आवश्यकता होगी, श्रम आपूर्ति कम होगी। और देखते हैं कुछ आगे। चलिए, अच्छा और भी लिखा है, क्या लिखा है? मूल अधिकार, भाई पढ़ लीजिए, बड़े काम की चीज़ है। भारत का संविधान, ये बहुत अच्छा एनसीईआरटी ने ऐड करके दिया कि भारत का संविधान भाग 3 में जो अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 35 तक, तो अनिवार्य शर्तों, कुछ आपदा अपवादों और युक्त निबंधन के अधीन जो द्वारा प्रबद्ध है। मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीनों का धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, 5 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 हो गए। संपत्ति का अधिकार था और 7, तो एक उसको हटा दिया गया था, तो 6 अभी वर्तमान में। तो समता का अधिकार में हम देखते हैं विधि के समझ एवं विधियों के समान संरक्षण होना चाहिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, समता का अधिकार होना चाहिए। लोक नियोजन के विषय में अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत भी होना चाहिए। अभी आर्टिकल देखेंगे, इन्हीं चीज़ों को आर्टिकल में डाल देंगे, हम केवल मूल अधिकार देख लेते हैं, आर्टिकल नहीं पढ़ना। स्वतंत्रता अधिकार देखेंगे तो अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वतंत्र। अपराधों के लिए दो दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। शोषण के विरुद्ध क्या क्या अधिकार हो सकते, तो शोषण नहीं हो, है ना। मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध है। संगठनमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। हम बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता, क्या क्या है। तो धर्म की स्वतंत्रता में अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, सांस्कृतिक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देखते हैं। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार वो आपके अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषय हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा और संस्थाओं का स्थान और प्रशासन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार। संवैधानिक उपचार क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देश द्वारा, जो आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने का। तो ये चीज़ें आपके, ये टॉपिक खत्म होता है। क्लास 8 की एनसीईआरटी का ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट हमने फिनिश कर लिया। कल की नेक्स्ट क्लास में आपको हम पॉलिटी शुरू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको एनसीईआरटी यहाँ 6 से लेकर 12 तक पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।